हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB का पेपर लगा हुआ है और बिहार का है। बिहार का अगर जिन लोगों का हिंदी है तो यहीं से आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हिंदी में सभी चैप्टर को मिलेंगे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट। अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को एक से बढ़ के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। जैसा भी जो भी वहाँ पर पूछा जाता है बिहार SSB के लिए, बिहार के लिए, बिहार थर्ड के लिए और DSSB के लिए। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता? एपिग्राफी कहलाता है। पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। एपिग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अमी हलाल हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल जियत मरत झुकझिक परत जय चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? रसलीन की रचना है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न पूछता है कि अमीर खुसरो ने जिन पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या थी? तो कौन सी मुख्य भाषा थी? तो मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। पहेलियों और मुकरियों के जनक, खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं, यानी कि अग्रणी भूमिका में निभाने में। बाकी अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। किसने लिखा है रामचरितमानस को? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस का ही, रामायण का ही एक क्या है कि यह अवधी भाषा में इसकी रचना किया था। किसने? तुलसीदास ने किया है। और रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि रामायण किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। रामायण संस्कृत भाषा में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। कितने इसके खंड हैं? कितने मतलब कि खंड होते हैं? यह खंडों में है। तो कितने खंड है? सात कांडों में है, 7 कांडों में है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? आंख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी? आंसू। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कौन कौन से कवियों की किया है? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जी की। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। किसकी? कुंवर नारायण की रचना होगी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट नवीन का है, बालकृष्ण भट्ट का है। अगला है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमय गणन है, मनुष्य। क्रोमय गणन मनुष्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ये हो गया। आधुनिक मीरा युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाएगा? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा जी को कहा जाएगा। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो आधुनिक युग के चरण रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। अगला है,
आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर उसकी प्रशंसा करना। क्या होता है? आसमान पर चढ़ाना होता है। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 ईस्वी में शुरू किया और सितंबर 1989 ईस्वी में तक लगभग 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। यह कौन सी है? मौलिक कविता जो बांग्ला भाषा में है। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाएं बांग्ला की पत्र पत्रिकाओं में छपी, कुछ हिंदी की लघु पत्रिकाओं में छपी। इसको छोड़ देते हैं, इसे आप लोगों का कोई मतलब नहीं, फालतू। अगला है, भारती का सपूत कब की रचना है? तो 1954 ईस्वी की रचना है। किसकी है? रांगे राघव की है। रांगे राघव ने किसके ऊपर लिखा था? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के ऊपर लिखा था। यह हिंदी में प्रथम जीवनी परक उपन्यास है। कैसी है? जीवनी परक उपन्यास। अगला है, रत्ना की बात 1957 ईस्वी की रचना है। किसकी है? रांगे राघव ने इसको भी लिखा है, पर किसके जीवन पर लिखा है? तो तुलसीदास के जीवन पर लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोई का ताना। लोई का ताना किसने लिखा है? इसको भी रांगे राघव ने लिखा है। किसके ऊपर लिखा गया है? कबीर दास जी के जीवन पर लिखा गया है। हालांकि मैंने इसको अभी कुछ ही दिन पहले ही पढ़ाया है, तो आप लोग चाहो तो उसको भी पढ़ लेना और यहाँ से आप लोगों का डबल रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नई क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं इसको फिर से बेसिक से। तो DSSB के लिए और बिहार थर्ड के लिए यह पूरी क्लास आप लोगों को एक नया बैच मिल रहा है। अगला है, मानस का हंस 1974 ईस्वी की रचना है। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। किसके जीवन पर आधारित है? यह तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित रचना है। कौन? मानस का हंस। मेरी भव बाधा हरो, यह किसने लिखा है? तो रांगे राघव ने लिखा है। कब लिखा है? 1976 ईस्वी में लिखा है। किसके जीवन पर लिखा है? तो बिहारी दास जी के जीवन पर लिखी गई रचना है। अगला है, धूनी का धुआं। धूनी का धुआं किसकी है? रांगे राघव की है। यह भी किसने लिखा, किसके जीवन पर आधारित है? तो यह है गोरखनाथ के जीवन पर आधारित। कब लिखा है? तो 1978 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधरा जीत गई, यह भी रचना रांगे राघव की है। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित यह रचना है, यानी उन्हीं के ऊपर लिखी गई उनकी जीवनी है ये। देवकी का बेटा रांगे राघव की है। कृष्ण जी के जीवन पर लिखा गया है, देवकी का बेटा। अगला है, खंजन नयन। यह खंजन नयन से ही पता चल जाता है कि किसकी रचना है, किसके ऊपर लिखी गई है। यह सूरदास जी के ऊपर लिखी गई रचना है। तो किसने लिखा है? यह लिखा है अमृतलाल नागर ने। कब लिखा है? तो 1981 ईस्वी में लिखा है। अगला है, पहला गिरमिटिया। तो पहला गिरमिटिया है 1999 ईस्वी की रचना। गिरिराज किशोर गांधी जी के जीवन पर आधारित है, यह जीवनी है यानी कि। सूत्रधार 2003 ईस्वी में संजीव ने लिखा है। भिखारी दास ठाकुर के जीवन पर यह जीवनी लिखा है, सूत्रधार। तोड़ो कारा तोड़ो 2004 ईस्वी की जीवनी है ये। नरेंद्र कोहली विवेकानंद जी के जीवन पर लिखे हैं। किसने? नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सनातन पुरुष। सनातन पुरुष यह किसने लिखा है? तो राजेंद्र भटनागर ने लिखा है। महर्षि अरविंद के जीवनी है ये। अगला है, युग पुरुष अंबेडकर। यह किसने लिखा है? तो राजेंद्र भटनागर ने लिखा है। किसने? राजेंद्र भटनागर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, आप लोगों को एक से बढ़कर एक यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं।
संपूर्ण साहित्य को फैंटेस्टी का एक प्रकार कहा जाता है। किसे? संपूर्ण साहित्य को फैंटेस्टी का एक प्रकार कहा जाता है। यह किसने कहा है? तो फ्रायड ने कहा है। कृति को फैंटेस्टी की पुत्री कहा है। यह किसने कहा है? मुक्तिबोध जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फैंटेस्टी को अनुभव की कन्या कहा है। मुक्तिबोध ने कहा है। अगला है, फैंटेस्टी एक छीना पर्दा है जिसमें जीवन तथ्य झांक उठते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो मुक्तिबोध जी ने कहा है। किसने? मुक्तिबोध जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत कामायनी को विशाल फैंटेस्टी माना जाता है। तो प्रसादकृत कामायनी को विशाल फैंटेस्टी मुक्तिबोध जी ने कहा है। किसके बारे में? कामायनी जी के। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कौन सी रचना एक विराट स्वप्न फैंटेस्टी मानी जाती है? तो अंधेरे में, यानी बड़ी रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का फैंटेस्टी लेखन का प्रयोजन है यह दोष युक्त मानव या संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। अगला प्रश्न है, वह फैंटेस्टी ही क्या जिसमें ना तो, यानी कि इसमें खाली स्थान को पूर्ति करना है। मुक्तिबोध ने के इस कथन में रिक्त स्थान आएगा। क्या आएगा? असंगति आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध ने अपनी किस कृति में फैंटेस्टी की विवेचना किया है? तो मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में किया है। अगला प्रश्न है, फैंटेस्टी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रपेक्ष होता है। कथन किसका है? यह है मुक्तिबोध का कथन माना जाता है। अगला प्रश्न चलिए देख, फैंटेस्टी मनोविज्ञान का शब्द है। यह किसने कहा है? तो फैंटेस्टी मनोविज्ञान का शब्द है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला है, फैंटेस्टी का संबंध स्वप्न व और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में भी दिक्कत होते हैं। देवकीनंदन खत्री के फैंटेस्टी लेखन का उद्देश्य क्या था? तो मनोरंजन था, यथार्थ जीवन से पलायन था। क्या? देवकीनंदन खत्री के फैंटेस्टी लेखन का यही एक उद्देश्य था। फैंटेस्टी है क्या? यह स्वप्रचित्र मूलक साहित्य है। फैंटेस्टी का मुख्य आधार क्या था? तो कल्पना था। आज पूरे फैंटेस्टी से जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरा यहीं क्लियर होकर देते हैं। दीवा स्वप्न प्राप्तमक अथवा दुह स्वप्रात्मक मानसिक बिंब कहा जाता है। फैंटेस्टी को कहा जाता है। अगला है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? प्राथमिक और विशिष्ट कल्पना के भेद, 2 भेद माने हैं। अगला है, फैंटेस्टी का संबंध होता है अचेतन मन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसकी कृतियों में फैंटेस्टी लयात्मकता एवं जीवंतता को अद्भुत संगम दिखाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है। अगला है, फैंटेस्टी कभी रूढ़ नहीं होती, यह कथन क्या है? सत्य है। तो चलिए आज मिलते हैं। इतने प्रश्न आप लोगों का करीब 40-50 प्रश्न यहीं से मिल गए। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। रोज़ आप लोगों को 50 प्रश्न की एक वीडियो रोज़ मिला करेगी। लाइव जो चलेगा उसकी अलग मिलेगी और इसकी अलग मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।